हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के पूरे चैप्टर को वन शॉट के अंदर समाप्त कर रहे होंगे। आज की इस पूरी वीडियो को हमने बांटा है चार पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी, उसके बाद बात कर रहे होंगे भैया टीपी, एपी और एमपी क्या होता है, देन रिटर्न टू फैक्टर एंड चौथे पार्ट के अंदर उसके सारे फेजेस के रीजन। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लो, पेन पेपर कॉपी लो या ना लो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे बेहतरीन शानदार एग्जाम्पल देके हम लोग पढ़ने वाले हैं। और रोज की तरह आज भी इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल हम देने वाले हैं उसको शायद आप अपने एग्जाम में नहीं लिख पाओ, पर समझने के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले बेटा लेजर, कैश बुक, अदर बुक, जनरल, थ्योरी ऑफ डिमांड, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। बिजनेस स्टडीज, अकाउंट, स्टैट्स, माइक्रो, ये सब कुछ इसी चैनल पर अवेलेबल है, जाके जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। देखो अब तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा, सेंट्रल प्रॉब्लम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर थ्योरी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी, इन चारों चैप्टर्स के अंदर हम लोग एज अ कंज्यूमर सोच रहे थे कि सामने वाला महंगा करेगा तो हम क्या करेंगे, सामने वाला सस्ता करेगा तो हम क्या करेंगे। इस चैप्टर से और इसके बाद के सभी चैप्टर से हमारी साइड बदल गई है। अब हम एक प्रोड्यूसर बन गए हैं, यानी कि मैं एक धन्ना सेठ बन गया हूं और मैं एक फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं, मैं प्रोडक्शन करने जा रहा हूं और आने वाले चैप्टर्स में मैं खर्चा, रेवेन्यू सब उसी बेस पे निकालूंगा। अब खुद के दिमाग में ये सोचो कि आप एक प्रोड्यूसर बन गए हो और जितने भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो प्रोड्यूसर के नजरिए समझेंगे, और इसलिए हम प्रोडक्शन पे, कॉस्ट पे, रेवेन्यू पे, इनके ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो मान लेते हैं हम प्रोड्यूसर हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा काम है। सबसे पहले इन ऑर्डिनरी सेंस अगर एक सादा भाषा में बात करें तो भैया प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी क्रिएट करना। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है पता है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी चीज हमें कितना संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। तो सादा भाषा में प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा बना दो जो सामने वाले के काम आए। पर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी नहीं होता। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी रॉ मटेरियल की मदद से कोई एक प्रोडक्शन आउटपुट बनाना। सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बस एक फर्क है बेटा कि सर्विसेज को हम प्रोडक्शन में काउंट नहीं करते हैं, हम किसी गुड के प्रोडक्शन को ही इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के नजरिए से देख रहे हो। ठीक है जी। अब सामने आता है आपकी प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि क्वांटिटी कैसे निकलती है, यानी कि क्यू यानी क्वांटिटी कैसे बनती है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन होने के लिए तीन चीजों का संगम जरूरी है। तीन चीजों का संगम जरूरी है। ये एफ का मतलब होता है फंक्शन, सादा भाषा में तो जुगाड़ या संगम। के मतलब कैपिटल, एल मतलब लेबर एंड टी मतलब टेक्नोलॉजी। रोकड़ा, लेबर और टेक्नोलॉजी, इन तीनों के मिलान से प्रोडक्शन बनता है। सर कैपिटल को के क्यों लिखा, सी क्यों नहीं लिखा? इसका रीजन होता है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 12वीं क्लास में तो आप सी को कंजम्पशन से डिनोट करते हो। ठीक है, सी के लिए कंजम्पशन फिक्स है, तो हम सेम ही शब्द को दूसरे के लिए नहीं रख सकते, इसलिए हमने कैपिटल का के लिखा है। समझ में आ गया? तो तीन चीजों के संगम से हम प्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। अब जब आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? फैक्टर्स के बारे में। अब प्रोडक्शन करने के लिए कितने फैक्टर होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना समय है। सर समय पे कैसे डिपेंड करता है? ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अभी स्ट्रगल पीरियड में हूं, मैं अभी स्ट्रगल पीरियड में हूं और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। मैंने क्या करा, कुछ समय के लिए, साल 6 महीने 2 साल के लिए, एक कॉलेज था उसके बाहर गोलगप्पे की रेडी डाल दी। क्या करा, गोलगप्पे का ठेला खड़ा कर लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। अब मेरी बात को समझना, ये जो मैंने ठेला लगाया है और जो गोलगप्पे मैं लोगों को खिला रहा हूं, ये क्या मेरा परमानेंट जॉब है? नहीं है। तो यहां पर मैं 6 7 8 महीने तक ही काम कर पाऊंगा, और जैसे ही मेरी स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी, मेरे को नौकरी मिल जाएगी या फिर मेरा काम ओके हो जाएगा,
मैं इस ठेले को बंद कर करा के अपने मेन काम में चल दूं। एक तो होता है इस तरीके का काम। दूसरा होता है कि भैया मैं तो जिंदगी भर यही कर रहा हूं, आज भी, कल भी, अगले साल भी, 10 साल। अंबानी जी बोले मैं तो क्या कर रहा हूँ, जियो कैसे खोल रखी है, जीवन भर के लिए जियो खोल रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल बाद बंद कर दूंगा, कुछ और कर लूंगा, जीवन भर चलती ही रहेगी। तो यहां पर प्रोडक्शन करने के लिए 2 प्रकार के टाइप होते हैं आपके पास। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास कम समय है, साल भर, 6 महीना, 2 साल, कम समय, एक लिमिटेड टाइम। एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी आपके पास जीवन भर का टाइम है, आपके पास जिंदगी में कोई और काम ही नहीं है, आपको सिर्फ यही काम करना है। ठीक है। अब इन दोनों टाइप के समय में फैक्टर अलग होते हैं। फैक्टर अलग होने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अभी हम गोलगप्पे का एक ठेला लगा रहे थे। हाँ, ऐसा एक बढ़िया सा ठेला बना देते हैं अपन, है ना, ऐसे टेबल लगा दी, ठीक है, इधर गोले बना दिए, ऐसे को मान लो यार ठेला है, ठीक है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस पे मैं बढ़िया तरीके से एक बर्तन है और एक ये डब्बा है जिसमें बहुत सारे गोलगप्पे रखे हुए, ठीक है, इधर डस्टबिन रखा हुआ, डस्टबिन इज मैंडेटरी, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, इधर मैं खड़ा हूं, ये रहा, टिनिंग टिनिंग, और गोलगप्पे मैं बेच रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मुझे 4-6 महीने के लिए काम करना है, परमानेंट नहीं करना। तो यहां पर अगर मुझे अपनी सेलिंग बढ़ानी है, मुझे और प्रॉफिट कमाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप बोलोगे सर इसी में क्या कहते हैं, गोलगप्पे के साथ वो दही वाले जो होते हैं उनको भी शुरू कर लो, सर इसके साथ टिकिया भी शुरू कर लो, और सर डिमांड ज्यादा आ रही है तो जितने गोलगप्पे और ला रहे हो 100-200 गोलगप्पे और लिया। यानी कि अगर मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो मैं 2-4 छोटी छोटी चीजों में बदलाव कर सकता हूं। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल फैक्टर, यानी वो फैक्टर जिनमें मैं बदलाव कर सकता हूं अगर मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपना आउटपुट बढ़ाना है तो। ठीक है। और एक बात बताओ, मुझे 6 महीने के लिए काम करना है, कोई मुझे यह सलाह दे, देख इससे हाइजीन मेंटेन नहीं होती, एक काम कर, इसको बेच दे, 1-2 महीने लगा के एक बढ़िया सी वैन खड़ी कर ले जिसमें तेरा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तू ज्यादा सामान भी रख सकता है और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो मैं सोचूंगा, फिर बोलूंगा भाग, क्या बोलूंगा, कैसी बात है, मैं जिंदगी भर यही काम करूंगा क्या? अबे मैं 4-6 महीने के लिए करने आया हूं, ठेले से जो आ रहा है आने दे, अभी वो लगाऊंगा तो कब, क्या मैं जाऊंगा नहीं, यहीं फंस के रह जाऊंगा मैं? तो यानी कि ये जो ठेला है, ये मेरे लिए एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता, जिसको मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये धंधा थोड़े समय ही चलाना है। मैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में काम कर रहा हूं, यानी कि इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनको मैं बदल नहीं सकता हूं। समझ में आ गया? तो जब मेरे पास कम समय होगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो कुछ फैक्टर तो ऐसे होंगे जिनको मैं इंक्रीज कर सकता हूं अगर मुझे मेरा आउटपुट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। जैसे क्वांटिटी हो गई इसकी, ठीक है, वैरायटी हो गई, 2-4 लेबर रख ली, ऐसे 2-4-6 काम मैं कर सकता हूं, ठीक है। पर कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिनको मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। उन फैक्टर को बोलते हैं फिक्स्ड फैक्ट। तो इन केस ऑफ शॉर्ट रन यू हैव 2 फैक्टर्स। अब मान के चलो मैं वही गोलगप्पे का ठेला लगा रहा हूं, मेरा मन बन गया मैं जिंदगी भर गोलगप्पे का ठेला लगाऊंगा। अब वही आदमी मेरे पास आता है कि देख भाई, बड़ी सी वैन लगा ले, तेरा पूरा काम सॉलिड तरीके से हो जाएगा। तो मैं सोचूंगा, बोलूंगा अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। यानी जब मेरे पास बहुत सारा समय है तो मैं सब कुछ बदल सकता हूं। When I have a lot of time, I can change any single thing. मैं कुछ भी बदल सकता हूं। तो इन केस ऑफ लॉन्ग रन मेरे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो फिक्स्ड होगा। अब अंबानी जी को कोई बोल देना कि एक काम कीजिए, बॉम्बे से उठा के अपने प्लांट को इधर आगरा में शिफ्ट कर दो। इधर कहां से आगरा, ये तो अजमेर है, चलो आगरा में शिफ्ट कर दो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अंबानी जी बोलेंगे ओके कर देते।
क्योंकि उनको तो जिंदगी भर चलाना है। पर अगर मैं गोलगप्पे का ठोला बोले एक काम कर, यहाँ कोई बिक्री हो रही है क्या, चल एक काम कर आगरा में लगा दे, बहुत खाते हैं वहां पे लोग, मतलब स्ट्रीट फूड काफी खाते हैं, इसे दिल पर मत ले जाना, ठीक है, तो वहां पे बहुत अच्छा चलेगा तेरा धंधा। तो क्या होगा, मैं बोलूंगा पागल है क्या, मेरे पास इतना टाइम है क्या, कैब ले जाऊंगा, क्या करूंगा। तो यहाँ पर जब हम बहुत लंबे समय के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता जिनको हम बदल नहीं सकते, हम सबको बदल सकते हैं। तो इन केस ऑफ लॉन्ग रन यू हैव ओनली वन फैक्टर विच इज वेरिएबल फैक्टर, नो फिक्स फैक्टर एग्जिस्ट। समझ गए, क्लियर है, समझ में आ गया, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरिएबल, फिक्स फैक्टर। आपको जो अपनी 12वीं के अंदर पढ़ना है, वो 12वीं क्या 11वीं के अंदर पढ़ना है, कुछ लोगों के लिए 12वीं भी होगी, वो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पर हमारे पास एक फैक्टर फिक्स होगा और एक फैक्टर वेरिएबल हो। यानी मशीन नहीं बदलूंगा, मैं लोगों को बदल सकता हूं, मैं रॉ मटेरियल बदल सकता हूं, मैं फैक्ट्री के अंदर 2-4 लाइटें और लगा सकता हूं, पर फैक्ट्री वही की वही रह रही हो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आसान है। अब इन केस ऑफ दिस, जब मुझे समझना है इस चीज को कि कैसे काम होता है, हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्ट के 2-3 वेरिएंट्स को। लोग ही देख रहा हूं मैं आजकल, ठीक है, 2-3 वेरिएशंस को हमें समझना पड़ेगा। कौन कौन से वेरिएशन थे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट रुको भाई, तुम क्या चाहते हो, तुम मेरी बेइज्जती करा रहे हो, तुम यहाँ पर शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी बेइज्जती कराते हुए, बेशर्म आदमी। देखो, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है उसको समझते हैं। पहले देखो, मैं क्या कह रहा हूं, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जितने भी लॉ हैं उन सबको समझने के लिए एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आपसे, करूं नहीं मैं बात, एक मिनट, अब बोल, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, किसकी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। मतलब एक फैक्टर मेरा फिक्स्ड होगा, दूसरा फैक्टर मेरा वेरिएबल होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना बस, कि मेरे पास फैक्ट्री उतनी है, मैं लेबर को इंक्रीज करता जा रहा हूं। और आसान से समझने के लिए आप इस वेरिएबल फैक्टर को लेबर मान लो, लोग मान लो, ठीक है ना, और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट की, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब है मेरे फिक्स फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, मेरी फैक्ट्री को ध्यान में रखते हुए, मैंने जितने भी लोगों को काम पे लगाया है, वो लोग मुझे कितना प्रोडक्शन दे रहे हैं, बस। क्या, मेरे लोग मुझे कितना प्रोडक्शन दे रहे हैं, इट इज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय, अब यहां से एक लाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विथ सम यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर। डरना नहीं है, इसका मतलब कितना प्रोडक्शन मुझे दिया किन लोगों ने, मेरी लेबर ने, एक पर्टिकुलर जगह पे। फिक्स फैक्टर मतलब जगह और वेरिएबल मतलब लोग। तो मैंने जितने भी लोग काम पे लगाए थे, उन सब ने मिलकर मुझे मेरी फैक्ट्री से कितना प्रोडक्शन दे दिया, वो कहलाता है मेरा टोटल प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए एक छोटी सी टेबल में डिजाइन कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मानते हैं फिक्स फैक्टर, ये मानते हैं वेरिएबल फैक्टर, ये मानते हैं टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ डमी टेबल बना रहा हूं, डिटेल टेबल अपन लॉ में पढ़ रहे होंगे अभी, है ना। तो मान लो जब मैंने एक बंदा काम पे लगाया तो उसने मुझे 100 यूनिट बना के दिया, 2 बंदे काम पे लगाए तो 210 बने, 3 काम पे लगाए तो 330 बने, 4 काम पे लगाए तो 390 बने, कितने भी बन गए, तो एग्जांपल के रूप में बस एक नंबर ले रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट मतलब कि मैंने 6 यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे लेबर बढ़ा रही हूं, तो बढ़ा रहा हूं, तो कितना प्रोडक्शन मुझे मिल रहा है, बस सिंपल, और कुछ नहीं। दूसरा आता है एवरेज प्रोडक्ट। एक चीज याद रखोगे, बड़ा मजा आएगा, किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना हो तो उसके टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना हो तो टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, काम खत्म। एवरेज किसका निकालना है, प्रोडक्ट का, तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मजदूरों का ही तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ऑन एन एवरेज हर मजदूर कितना काम कर रहा है, ऑन एन एवरेज हर मजदूर कितना काम कर रहा है। देखो भाई, एवरेज प्रोडक्ट, कुछ लोग इसको एपीपी भी बोलते हैं, टीपीपी भी बोलते हैं, मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट,
जो अपन ने शुरू में बात की थी ना कि इकोनॉमिक्स में सर्विस को काउंट नहीं कर रहे अपन, तो इसलिए वो फिजिकल के लिए एक एक्स्ट्रा और लगा देते। ठीक है, तो एवरेज 100 यूनिट बनाई एक बंदे ने, तो एवरेज आ गया 100। 210 बनाई दो बंदों ने, एवरेज आ गया 105। 330 बनाई तीन लोगों ने, 330 डिवाइडेड बाय 3, 110। ठीक है, इसी तरीके से कितना हो गया ये, मान लेना जितना भी होगा 98 पॉइंट समथिंग हो गया, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान है। 98.5 ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट, मतलब पर यूनिट कितना बंदा बना रहा है। तीन लोग मिलकर 330 बना रहे हैं, तो ऑन एवरेज हर बंदा करीब 110 यूनिट का काम कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, तीसरा आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब अगले बंदे ने कितना काम किया, अगले बंदे ने कितना काम किया। यानी कि दो लोग काम कर रहे थे, 210 यूनिट बन रही थी, तीसरे के आने की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, समझ रहे हो। अगेन एक और बंदे को जब रखा तो उसके आने की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ गया। मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट, मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट। इट इज एन एडिशनल प्रोडक्ट, अगला प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट जो कि बना है किस वजह से, क्योंकि मैंने एक और बंदे को एम्प्लॉय करा है, एक और बंदे को रखा है। ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मेरे को कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। सादा भाषा में टोटल प्रोडक्ट में कितना बदलाव आया, ये वही टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी वाला है फॉर्मूला। टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, मतलब एक बंदे को काम पे लगाया तो 100, दो को काम पे लगा दिया तो 210, यानी कि दूसरे के आने की वजह से कितना बदलाव आया, 110 यूनिट का बदलाव आ गया। 210 माइनस 100, तो टीपीएन यानी टीपी एट यूनिट 2 माइनस टीपी एट यूनिट 1। जैसे तीसरे को लगाया तो बदलाव 120 का आ गया, चौथे को लगाया तो बदलाव 60 का आ गया। समझ गए, आसान है, इजी है, क्लियर है, आसान है ना, हो गया ना। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब इसके अपन डायग्राम डायरेक्टली नहीं समझेंगे। भाई एक चीज बताओ, मैं तुम्हें डायग्राम समझा दूं, फिर बोलूं अब लॉ समझेंगे, लॉ में टेबल और डायग्राम वापस समझेंगे, तो कितनी बेकारी होगी तुम्हारी भी और हमारी भी। हमारी हो जाए चल जाए, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो अपन क्या करते हैं, अब एक कानून पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कानून, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, या सादा भाषा में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इस लॉ की कुछ खासियतें हैं जिनको आपको समझना है। मैं इस लॉ को डेफिनेशन के फॉर्मेट में समझा सकता हूं, पर मेरा मानना है कि अपन उस लॉ को समझते समझते समझेंगे। मतलब टेबल भी हम ही बनाएंगे अपनी इच्छा से, और वो टेबल पूरी लॉजिकल होगी। मैं किसी किताब की टेबल नहीं ले रहा हूं, हम बाय डिफॉल्ट मेरी ही किताब की टेबल ले रहा हूं, मेरे ही नोट्स की टेबल ले रहा हूं। ठीक है, और एग्जैक्ट शायद मैंने भी नहीं देखी है वो एग्जैक्टली क्या है, हो सकता है दो चार नंबर ऊपर नीचे हो जाए, पर अपन लॉजिक से चलेंगे। और तुम देखना कि तुम अपने आप लॉ डिजाइन करोगे। इस लॉ की बस एक खासियत है जो तुम्हें दिमाग में लगानी है, वो क्या है कि हम शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं। हमारे पास एक जगह है, एक फिक्स फैक्टर है, और उसके ऊपर लेबर लगा रहे हैं। तो ये लॉ क्या बता रहा है, ये लॉ बता रहा है कि एक खाली जमीन पे जब आपने एक बंदा लगाया, दो बंदा लगाया, तीन लगाया, चार लगाया, पांच लगाया, छह लगाया, सात लगाया, आठ लगाया, तो आपके प्रोडक्शन में कैसे कैसे बदलाव आ सकता है, ये लॉ बताता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन समझते हैं, हमारे पास है एक खाली जमीन। क्या है, एक खाली जमीन। ठीक है, लेट अस सपोज एक खाली जमीन हमने यहां पर बना ली। ठीक है जी, नीचे मैं एक टेबल बना रहा हूं। ठीक है, इस टेबल को खुद ही डिजाइन करेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ज्यादा होगा तो एक और बना देंगे। ये है फिक्स फैक्टर, ये है वेरिएबल फैक्टर, ये है टोटल प्रोडक्ट, ये है एवरेज प्रोडक्ट, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज मार्जिनल तो बाद में देखेंगे, पहले अपन टोटल टोटल तक बनाते हैं। देखो भाई, हमारे पास जमीन हर बार फिक्स रहेगी, ये हमारी पूरी जमीन है तो हमने फिक्स रख दिया इसको 111। नई जमीन है, चलो एक बंदे को बुलाया, जरा भाई काम पे लग। उसने कहा ठीक है साहब लग जाता हूं। उस बंदे ने आया,
काम संभाला और उसने मुझे मान लेते सॉरी 100 कहां से आ गया, एक बंदे ने 100 यूनिट का प्रोडक्शन दिया। कितने का? 100 यूनिट का प्रोडक्शन दिया। और क्योंकि जमीन अभी बहुत बड़ी है तो उसने इतने एरिया पे कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। भाई पूरी जमीन बहुत बड़ी है, एक बंदे से नहीं संभलेगी, तो उसके जितने उसका सक्षम था उतने उसने काम करना शुरू कर दिया। अब मुझे देखा यार अच्छा काम किया इस बंदे ने, पर इकलौते बंदे से कुछ नहीं होगा, एक और बंदा हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा चल एक बंदे को और लगाते हैं। जैसे ही दूसरा बंदा मैंने लगाया, 2 मिल गए, तो भाई दोनों ने मिलकर काम किया और साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, साथ में मिलकर काम करना। तो भैया दूसरे के आने की वजह से इतना काम होना चाहिए था, पर दोनों साथ में मिल गए तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। इतना तो कर ही लिया, पर थोड़ा और एरिया कवर कर लिया, साथ मिलकर काम करने लग गए। ठीक सा। तो भैया 100 की जगह 200 आनी चाहिए थी, पर दोनों टीम वर्क कर रहे हैं, तो 200 की जगह मान लेते हैं 210 आ रही। ठीक है, आप चाहो तो मैं मार्जिनल भी साथ साथ में बना देता हूं, 110। ठीक है, चाहोगे तो एवरेज भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अपन लॉजिक यहीं से समझ रहे हैं ना। ठीक है, एक और बंदा लगाते हैं यार, क्योंकि फील्ड अभी भी खाली पड़ी है। तो मैंने एक बंदा और लगा दिया, उसने आके इतना काम करना था, पर अब 3 हो गए, तीनों अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो तीनों साथ में मिल गए और काम और ज्यादा हो गया। जितना उसकी क्षमता थी उतना तो उसने कर लिया, पर टीम वर्क की वजह से काम और ज्यादा हो गया। अच्छी बात है, तो हम मानते हैं कि काम इतना हो गया। ठीक है जी, तो 330 मैं अपने हिसाब से फिगर ले रहा हूं, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, आप चाहो तो इसको लिख लो। ठीक है, अब मैंने कहा यार फील्ड तो अभी भी खाली लग रही है, एक और बंदा लगाता है। अब मैंने एक और बंदा लगाया, अब ध्यान से समझना, गेम पलट रहा है। जैसे ही मैंने एक और बंदा लगाया, जगह कम है। जगह क्या है? जगह कम है। अब भाई जितनी जगह है उसने उस जगह का पूरा इस्तेमाल करा और काम उसने कर लिया, पर द पॉइंट इज दैट उसके पास एरिया कम था, तो वो जितना कर सकता था उसने उतना कर लिया। अब तो जगह आपकी पूरी भर गई, पहले तो एक भी बंदा नहीं था, तो पूरी जमीन भर गई है। तो हम मानते हैं कि उसने काम तो किया, पर क्योंकि उसके पास जगह कम थी, तो हमारे प्रोडक्शन में ज्यादा बदलाव नहीं आया। 330 से 390 हो गया, मान कितना हो गया? 390 हो गया मान लें। ठीक है जी, तो 390 हो गया, तो ये 98.5 हो गया और ये 60 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा पूरी जमीन तो भर गई, पर मेरे तो खुद आए। मैंने कहा नहीं भाई, एक और बंदा लगाए, हो सकता है इनको काम करना नहीं आता, मेरा बंदा एक्सपर्ट होगा, मेरा बंदा एक्सपर्ट होगा तो काम बढ़िया करेगा। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो, थोड़ा ज्यादा कर लें इसको, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं यार इसको, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल भी काम नहीं किया इस गधे ने। ठीक है ना, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आप कितना भी कर लो उससे खैर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, पर बढ़ा ले तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब मैंने एक बंदे को और लगाया। अब मुझे बताओ कि क्या वो मुझे प्रोडक्शन दे सकता है? क्या वो मुझे प्रोडक्शन दे सकता है? आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, जमीन तो भर गई। पर मैं बोलता हूँ यार, मान लो ना कोई ऐसा ही बहुत शाना ही आदमी आ गया, टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी लगा लोगों के पुटिंग पिटिंग मुटिंग कर आके उसने मुझे दे दिया प्रोडक्शन, थोड़ा ही दिया पर दे दिया। मतलब जितने भी डिफेक्ट होते ना कि यार इसको ये वाला काम नहीं आता, मैं आया, मैंने थोड़ी टेक्नोलॉजी दे दी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जमीन में तो जगह नहीं है, जमीन तो पूरी भर चुकी है, पर मैंने थोड़ी टेक्नोलॉजी लगा के थोड़ा सा 2 4 5 6 10 20 यूनिट और निकाल दी। ठीक है, तो मान लेते मैंने एक बंदा और निकाला, इसने सबको रीअरेंज कर करा के, जुगाड़ कर करा के इसने थोड़ा सा प्रोडक्शन और कर दिया। मान लेते 490 तक हो गया है। कितना हो गया? 490, कितना भी ले सकते हो आप, मैंने 490 कर लिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका 98 पॉइंट्स हट गए ना, अपने कंफ्यूजन नहीं होता। अब सोचो, जमीन पूरी भर चुकी है, आदमी ने रीअरेंजमेंट भी कर दिया, टेक्नोलॉजी भी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, मेरे पर भी दिक्कत है। एक और आदमी को लगा के देखते हैं, क्या पता कुछ दे जाए, क्या पता कुछ दे जाए। तो मैंने एक और आदमी लगा दिया, क्या कुछ देगा? कुछ नहीं देगा। भाई पहले से ही फिक्स पड़ा है पूरा मामला, तो वो कुछ भी नहीं देगा।
एज इट इज इतना का इतना रह जाएगा। टोटल प्रोडक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी जमीन पूरा चूस चुके हो आप जमीन। ठीक है, पूरी तरीके से आप जमीन को क्या कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। क्या कर चुके हो, पूरी तरीके से खत्म कर चुके हो। ठीक है, एवरेज निकालें, 6 8 जा 48, 8 1 बचा, 1 4 बचा, 81.5। ठीक है, एक और करके देखें क्या, एक और ट्राई ट्राई तो कर ले, क्या जरा ट्राई कर लेते चलो। एक और बंदा लगा दिया, 7वां बंदा, क्या होगा? पहले जितना काम हो रहा था ना, वो भी नहीं होगा। तू ही कर यार, इतने लोग हैं काम करने वाले, मैं तो पुराना हूं, मैं क्यों करूं, तू ही कर ले। मैं नहीं कर रहा है, मूड मूड इच्छा इच्छा नहीं है यार, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है करने की। पुराने आदमियों में आलस आ जाएगा। अब जब पुराने आदमियों में आलस आ गया, तो काम कहां से होगा, काम गिरने लग जाएगा, प्रोडक्शन डाउन होने लग जाएगा। लेट अस सपोज आपका प्रोडक्शन 488 रह गया, 2 यूनिट डाउन हो गया। क्या हो गया, 2 यूनिट डाउन हो गया। समझ गए? ठीक है, इसको हम -2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया, 7 से डिवाइड करो 488 को, 488 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो गया, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, बचा 6 68, तो 7 9 जा 63, कहता बचा 5 50 7 69.7। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मुझे एक चीज बताओ, जो भी अभी आपने पढ़ा, जो भी अपन ने अभी एक फील्ड का एग्जांपल लेके करा, क्या इसमें ऐसा कुछ भी है जो कि आपको समझ में नहीं आया हो, या ऐसा कुछ भी है जो मैंने बिल्कुल इलॉजिक ही दे दिया हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आसान था। अब अपन एक बार लॉ पढ़ के देखते हैं, कानून पढ़ के देखते हैं क्या है। रीड करो एक बार, कानून क्या है? इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मैं रीड करता हूं, आप क्या मेहनत करोगे। इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी एक फिक्स होगा, एक वेरिएबल होगा, एक फिक्स है एक वेरिएबल है। ठीक है, द थ्योरी स्टेट्स दैट, लॉ हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लगता है, ये ध्यान रखना। थ्योरी क्या बोल रही है, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर कांस्टेंट, जब हम किसी एक इनपुट यानी किसी एक फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, फिक्स तो उतना ही रख रहे हैं, जमीन उतनी है, एक एक करके लेबर को बढ़ाएंगे, देन तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट शुरुआत में बहुत स्पीड में भागेगा, 100 से 210, 210 से 330, 100 से 200 की जगह 210, 210 से 310 की जगह 330, बहुत स्पीड में भागेगा। भाग रहा है, भाग रहा है क्या, भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, अरे जमीन खाली पड़ी थी। देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर बढ़ेगा तो सही, पर चाल उसकी थोड़ी धीमे हो जाएगी। 330 से 440 नहीं हुआ, 420 रह गया, 420 से 520 नहीं हुआ, 490 रह गया। बढ़ तो रहा है पर उसकी चाल धीमे होगी, हो रही है। एंड देन फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, और एंड में क्या होगा, रुकेगा और नेगेटिव हो जाए, मतलब नेगेटिव रेट से बढ़ने लग जाए। नेगेटिव रेट से बढ़ने का मतलब क्या है, डिक्रीज होने लग जाए। हो रहा है डिक्रीज, 490 से 488। क्या कोई कानून में दिक्कत है? कितना आसान है, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। यही है वो कानून जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि सर बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल का है, देखा कितना आसान है, अपन ने कितना आसानी से कर लिया। आसान है, सब चीजें दिमाग में बिठाओ, आसान है तो बोलो आसान है। इसके नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे, डरना मत। देखो इधर, अब थोड़ा assumption पढ़ ले, कानून समझ गया ना पूरा, कि टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो सही, पर डिक्रीजिंग रेट से, फिर नेगेटिव रेट से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, नाउ assumption, वो चीजें जो हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी हैं? पहला, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, मतलब एक फिक्स फैक्टर होगा, एक वेरिएबल होना जरूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी उतनी रहेगी और लॉ एक्चुअल में अप्लाई होगा। ऐसा कहानियों में आप लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको लॉ फील्ड पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखो भाई, डायग्राम भी आसानी से बना लेंगे, रुको भाई, सब कुछ नहीं मिटाना, मर जाऊंगा मैं वापस बनाने में, मैं बना नहीं पाऊंगा, देख वापस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं बना पाऊंगा। बहुत है ना तेरे पास, चल यही ले लेते हैं।
पहले बनाते टोटल प्रोडक्ट, देखो कैसा बन रहा है। पहले स्पीड से बढ़ा, फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा, फिर रुक गया, फिर गिरने लगा। ठीक है साहब, पहले स्पीड से बढ़ा तो शार्प, फिर धीरे धीरे बढ़ा तो थोड़ा, फिर कांस्टेंट हो गया तो स्ट्रेट ऊपर ये वाला पोर्शन। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हल्का सा गिरा। कोई बोलेगा समझदार आदमी सर और गिर सकता है क्या? अबे मुझे दिख गया कि मेरा प्रोडक्शन खराब हो रहा तो मैं बावलों जो नए लोगों को रखूंगा, पुराना को भी निकाल लूंगा ना। ठीक है, मार्जिनल देखो, पहले बढ़ा, जब तक टोटल बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब यहां तक, तब तक मार्जिनल भी बढ़ रहा है, तब तक मार्जिनल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही टोटल की चाल धीमे हुई, मार्जिनल गिरने लग गया, ज्यादा लंबा हो गया मार्जिनल। ठीक है, हाँ, जैसे ही टोटल स्पीड में बढ़ा, मार्जिनल बढ़ा, टोटल की चाल धीमे हुई, मार्जिनल गिरने लग गया, टोटल मैक्सिमम हुआ, मार्जिनल जीरो हो गया, और फिर मार्जिनल नेगेटिव हो गया जैसे ही टोटल हमारा, थोड़ा सा इसको लीनियंट बनाते हैं ताकि आप भी ना बोलो, लो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिनल। अब दूसरा बनाते हैं अपन एवरेज। अब एवरेज कैसे बन रहा है, देखो एवरेज की खासियत है, चढ़ता भी धीरे गिरता भी धीरे। क्या, चढ़ता भी धीरे है, गिरता भी बहुत ज्यादा धीरे है। यहां चाल देखो एवरेज की, 100, 105, 110, 100, 105, 110, और फिर गिर रहा भी धीरे है। तो जब तुम्हारा मार्जिनल बढ़ा तो ये एवरेज भी बढ़ा, धीरे बढ़ रहा है। देखो ये तो खट से चढ़ गया, ये धीरे चढ़ा। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देता हूं यार, क्योंकि क्या इसका डायग्राम थोड़ा टेक्निकल है, तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर आप लोग है ना बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे इसको। अब डायग्राम आसानी से बनेगा। देखो कैसे, हे भगवान, आज किस्मत ठीक नहीं है क्या? फिर राम, रुको भाभी बनाएंगे बढ़िया था। अब तो मेरी इज्जत पे आ गई ये बात। ये ले, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट, ये हो गया आपका मार्जिन। अब इसकी कलाकारी समझेंगे, डिटेल्स काफी है इसके अंदर। पहली डिटेल क्या है, पहली डिटेल ये है बेटा, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, क्या करें, नीला कर देते हैं, क्योंकि ये भी पीला वो भी पीला, तो फिर तुम्हें दिक्कत ना हो, है ना। लो, बढ़िया सा, ठीक है ना, बढ़िया कलर हो गया है। ठीक है, ठीक है ना। देखो डिटेल्स की बात करते हैं। डिटेल ये है कि यहां पर तीन अलग अलग काम हो रहे हैं। पॉइंट नंबर एक, पहला काम, जहां पर हमें सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज भी बढ़ रहा है, मार्जिनल भी बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्रोड्यूसर नाच रहा है और भाई मजा आया मजा आया मजा आया, वो वाला फेज चल रहा है। टोटल भी बढ़ रहा है, एवरेज भी बढ़ रहा है, मार्जिनल बढ़ रहा है, तीनों बढ़ रहा है, बहुत मजेदार। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न का फेज। क्या बोलते हैं, फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। मैं साथ साथ में समझाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न का फेज क्या होता है, जहां पर टोटल भी बढ़े, एवरेज भी बढ़े, मार्जिनल भी बढ़े, तीनों बढ़ रहे हैं। और इसी फेज के अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एफ, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप बोलोगे सर इन्फ्लेक्शन ऐसे क्यों है, आई से कर देते। आई इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, इसलिए आई को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो एफ का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, यानी कि आउटपुट पर यूनिट, जो नेक्स्ट यूनिट से आउटपुट मिला वो सबसे अच्छा है, यानी कि क्रिकेट मैच में पार्टनरशिप इन लोगों की सबसे बेहतरीन थी। ठीक है, तो ये कब होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, यानी क्लोज टू द एवरेज, जहां पर टोटल प्रोडक्ट पहले फेज में हो रहा। ठीक है, तो इसी फेज के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, जहां मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बहुत बढ़ता है,
और ये फेज खत्म कब होता है? ये फेज खत्म होता है जब ये दोनों मिल जाते हैं। देखो, मार्जिनल 120 से 90 आया, ये 110 से 105 आया। वो 120 यहां है, 110 यहां है, मान लेते हैं ना, ये दोनों ऐसे। वो 120 से 90 आ रहा है, यूं गिर रहा है, और ये 105 जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टकराएंगे। ये 120 से 190 यहां गया, ये 110 से 105 किया, तो दोनों जहां टकराएंगे वहां पर आपका पहला फेज खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्यों होता है सर ऐसा? शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है? अपन ने पढ़ लिया, उसको आप किताबी लैंग्वेज में देख लो कि भैया स्टार्टिंग में फिक्स फैक्टर को अच्छे से यूज किया जाता है। एक बंदा था तो इतना ही यूज कर रहा था, एक और आया तो और अच्छा यूज हो गया, एक और आया तो और अच्छा यूज हो गया। फिक्स फैक्टर को हम बेहतर यूज कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल अच्छा बढ़ रहा है, लेबर साथ में मिलकर काम कर रही है, एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए हमारा स्टार्टिंग में प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। ठीक है? सेकेंड फेज, फेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। यू आर गेटिंग रिटर्न, आपको रिटर्न मिल रहे हैं, अच्छा आउटपुट आ रहा है, पर डिक्रीजिंग आ रहा है, यानी कि बढ़ तो रहा है पर उस रेट से नहीं बढ़ रहा जिस रेट से बढ़ना चाहिए। पहले जिस रेट से बढ़ा था उससे कम रेट से बढ़ रहा है। ठीक है? इस फेज में देखो क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है पर थोड़ी चाल धीमे हो गई, एवरेज भी गिरने लग गया, मार्जिनल भी दोनों गिर रहे हैं, ये धीमे चल रहा है। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर बोथ एवरेज एंड मार्जिनल ये दोनों गिर रहे हैं। ठीक है? ये दोनों गिर रहे होंगे, और जहां पर टोटल प्रोडक्ट पीक पे पहुंच जाएगा, ये रहा, जहां पर टोटल प्रोडक्ट पीक पे पहुंच गया, जहां टोटल प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, यानी कि जहां पर मार्जिनल जीरो हो गया, ये मैक्सिमम हो गया तो मार्जिनल जीरो। 490 पे पहला विकेट गिरा, 490 पे दूसरा गिर गया, पार्टनरशिप कितने की? जीरो। तो जहां टोटल स्टेबल हो गया वहां मार्जिनल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जहां पर ये होगा वहां पर आपका सेकेंड फेज खत्म हो जाएगा, वहां पर सेकेंड फेज खत्म हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें डिक्रीजिंग रिटर्न मिलने लग गया? पहले अच्छा मिल रहा था, अब कम क्यों मिलने लग गया? बहुत आसान रीजन है कि सर पहले में हमारी फील्ड ज्यादातर इस्तेमाल में आ चुकी है, अब हमारे पास फील्ड ज्यादा नहीं बची है, हमारा फिक्स फैक्टर फिक्स है, हमारा फिक्स फैक्टर फिक्स है, अब और काम नहीं हो सकता है। दूसरा, ये दोनों इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। इम्परफेक्ट मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि और लोगों को लाऊं और काम बढ़ा लूं, मुझे फिक्स फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे काम को बढ़ाना है तो। ठीक है? मैं सिर्फ लेबर को लगा के काम को नहीं बढ़ा सकता, लेबर जितनी उसकी क्षमता होगी वो उतना ही करेगी। एक मशीन पे एक ही आदमी खड़ा होगा, 10 को भी रख लूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है? और कोऑर्डिनेशन अब डिक्रीज होने लग गया है, भीड़ आने लग गई तो कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होने लग गया है। समझ में आ गया? ये सेकंड फेज। अब तीसरे फेज की बात करते हैं, मौत, मृत्यु, फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। क्या बोला? फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, जहां 1 2 3 तीनों गिर रहे हैं, टोटल भी गिरने लग गया, मार्जिनल भी गिर रहा है, एवरेज भी गिर रहा है। जब टोटल गिरेगा ना तो आपका मार्जिनल नेगेटिव है, जब टोटल गिरेगा तो मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगा। पहला खिलाड़ी आउट हुआ 490 पे, दूसरा आउट हो गया 488, तो रन कितने बने? -2। आपने गली क्रिकेट में होता ना, उधर मारा तो 2 रन कम हो जाएंगे, वो वाला फेज। ठीक है? सॉरी, क्या हो गया? थर्ड फेज नेगेटिव रिटर्न, जहां पर टोटल प्रोडक्ट गिरने लग जाएगा क्योंकि मार्जिनल नेगेटिव आ रहा है और एवरेज भी गिर रहा है। एवरेज कभी जीरो नहीं होता। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज के जीरो के लिए टोटल को जीरो होना पड़ेगा, तो टोटल प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा? हम तो कर ही रहे हो ना, भले कम कर रहे हैं पर कर तो रहे। तो एवरेज कभी भी जीरो नहीं होता, आप डायग्राम में भी देख लो, एवरेज हमेशा जीरो से ऊपर है। ठीक है ना? क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि फिक्स फैक्टर की एक लिमिट है भैया, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है, अब आपका वेरिएबल फैक्टर आराम के फेज में आ गया है। लेबर बोल रही है कि नए वालों से काम करो, पुराने वालों को आराम करने दो। ठीक है? इस वजह से हमें नेगेटिव रिटर्न मिलता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप कहां पर काम करोगे?
कितने लोगों को एम्प्लॉय करोगे इफ यू आर अ प्रोड्यूसर? जल्दी बताओ। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो इसी टेबल के हिसाब से कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं? कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 6। तो देखो भाई, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, एज एन आइडियल प्रोड्यूसर, पहले तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे को कम आउटपुट मिल रहा है। यानी कि जैसे पहले फेज में तो मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। पर जैसे ही मैं सेकंड फेज में एंटर करूंगा, मेरी घंटी बज जाएगी कि अब आउटपुट कम होने लग गया। तो एक आइडियल प्रोड्यूसर, अगर सिर्फ हम इस लॉ को समझें, तो सेकंड फेज के अंदर एंटर करते ही समझ जाता है कि अब उसको ज्यादा लोगों को नहीं रखना है, जितने हैं वहीं रुक जाओ। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि फैक्ट्री की एफिशिएंसी ज्यादा है, पर हम पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़ी कम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको यूज करने के लिए हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाए। तो एक नॉर्मल प्रोड्यूसर क्या करता है, पहला फेज खत्म करके सेकंड फेज में आते ही रुक जाता है, इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेकंड फेज। सर पहले फेज में रोक दो ना, मुझे पता कैसे चलेगा मेरा पहला फेज चल रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा दूसरा फेज चल रहा है। भाई 3 लोगों को रखा, 330 मिल रहा है, मुझे कैसे पता लगा चौथे आदमी को रखूंगा तो थोड़ा कम प्रोडक्शन मिलेगा, उसको रख के ही पता चलेगा। तो इसलिए चौथे फेज में एंटर होते ही मैं रुक जाऊंगा। पहला तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि मैं तब रुकूंगा जब मेरा अगला आने वाला बंदा उसकी कॉस्ट से कम फायदा देगा। यानी कि मान लो लेबर ने मुझे, जैसे चौथे से पांचवी ने इस पे यहां पर मुझे 70 यूनिट का प्रोडक्शन दिया, है ना, 70 का। मेरा खर्चा उस पर 50 यूनिट का लग रहा है, मेरा खर्चा 50 का लग रहा है, प्रोडक्शन मुझे 70 का दे रहा है, तो मैं रख लूंगा उसको और एक और को रख लूंगा। समझ रहे हो? यानी कि एक और तरीका ये है कि हम इसको कंपेयर करें कॉस्ट से, कि लेबर कॉस्ट कितना लगा रही है। इसके लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट पढ़नी पड़ेगी। आपने वेरिएबल फैक्टर का आउटपुट देख लिया, कितना सामान दे रहा है, अब देखो वो खर्चा कितना ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका अगला चैप्टर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ये कितना सीक्वेंस है, पहले सामान कितना दे रहा है, फिर देखो खर्चा कितना ले रहा है, फिर दोनों को मिला के रेवेन्यू देख लेंगे, एट द एंड प्रॉफिट देख के इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। कितना स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो आई होप सवाल को आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बान को कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट। और बाकी सभी चैप्टर्स बिजनेस 5 मिनट में पूरी हुई है इसी चैनल पे, जाके जरूर देखना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, कीप ऑन वाचिंग।